राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम देखने वाले हैं हमारे 30 कदम सीरीज के अंतर्गत हमारा बैंकिंग सेक्टर का क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ज़्यादा चर्चा किए बिना हम लोग सीधा फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज? भारत में बैंकों की स्थापना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया वॉज द बैंक ऑफ हिंदुस्तान established in 1770. The Reserve Bank of India (RBI) was established in 1935 as a private entity. ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग आंसर लोग को देख लेते हैं जल्दी जल्दी, उसके बाद फिर हम लोग एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। ठीक है, क्या क्या सही आंसर है, क्या क्या गलत आंसर है। ठीक है, गलत आंसर को क्यों देखेंगे ठीक है, सही को ही देखेंगे। हमारा फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल सही बात है, हिंदुस्तान। ठीक है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है ये हमारे इंडिया का पहला बैंक है, 1970 में स्टैब्लिश हुआ था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम लोग अभी देखते हैं ये पब्लिक सेक्टर का बैंक है। ठीक है, गवर्नमेंट का बैंक है, लेकिन स्टार्ट में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज नेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन इन 1969? 19 अप्रैल 1969 769 को हमारे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसमें से एक बैंक था भाई हमारा पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, ICICI और यस बैंक। ये तीनों ही कौन से बैंक है? हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं। ठीक है, इनका एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। इसकी स्थापना 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय के माध्यम से की गई थी। और क्या हुआ, इसका नाम बदलकर 1955 में भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। दोनों ही बातें सही हैं। और इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए आप थोड़ा इंतजार करेंगे, एक बार सारे 30 क्वेश्चन क्लियर हो जाए, उसके बाद एक एक करके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, अभी बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 1991 की नरसिम्हन समिति निम्नलिखित में से किस सुधार से जुड़ी हुई है? देखिए, नरसिम्हन समिति हमारे पास 2 बार आएगा, 1991 और 1997। तो हमारे पास और जो दोनों ही टाइम पे जब नरसिम्हा समिति का जब भी बात है, मतलब समझ आना बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या? औद्योगिक नीति सुधार, कराधान सुधार, बैंकिंग क्षेत्र सुधार और कृषि सुधार। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वदेशी आंदोलन और बैंकिंग पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वदेशी आंदोलन जो हम लोग 1905 में पढ़ते हैं, तिलक जी द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर क्वेश्चन। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है यहाँ पर हमारे पास? इसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की, इसने भारतीय स्वामित्व वाले बैंकों की स्थापना को प्रमोशन किया, प्रोत्साहित किया, इसने भारत में विदेशी बैंकों के अंत को चिन्हित किया, इसका बैंकिंग विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, इसने भारतीय स्वामित्व वाले बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। क्योंकि जब हम लोग स्वदेशी की बात करते हैं तो हम लोग हर क्षेत्र में स्वदेशी अपनाव की बात कर रहे थे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की भी स्थापना हुई, कॉलेजेस की भी स्थापना हुई और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश हुए जो हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य के हिसाब से थे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं 2023 में भारत में डिजिटल भुगतान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग खुद देखे होंगे कि अभी आजकल मोबाइल में बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम लोग। कैश का धीरे धीरे हम लोग कैश से हम लोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। यूपीआई से ही हम लोग बहुत ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं। वहीं पर से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास, डिजिटल भुगतान लेन देन की संख्या भारत में विश्व स्तर पर सबसे आगे। बिल्कुल सही बात है, डिजिटल जो पेमेंट है, जो ट्रांजैक्शन है, नंबर अगर नंबर की बात करें तो सबसे आगे हम लोग हैं। हो सकता है जो ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है उसमें हम लोग किसी सेकंड थर्ड में हो सकते हैं पायदान पे, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन की अगर गिनती की बात करें तो हम लोग सबसे आगे हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इतना ज़्यादा कहीं नहीं होता। और नेक्स्ट है हमारा, यूपीआई ने खुदरा भुगतानों का 50% से अधिक हिस्सा लिया है। बिल्कुल सही बात है, 50% से ज़्यादा हम लोग ट्रांजैक्शन जो पेमेंट, जो रिटेल पेमेंट्स है ना, ध्यान देंगे रिटेल पेमेंट्स की बात की जा रही है। तो रिटेल पेमेंट्स में अगर हम लोग लेटेस्ट रिकॉर्ड देखते हैं तो वहां पर जो डेटा है सिर्फ 50% नहीं है भैया, 80% पहुंच गया है। ठीक है, तो हमारा पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है, अच्छा यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन निकालता है भाई? पहला ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर अभी जो पूछ रहे हैं, 2023 के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है, की सकल गैर निष्पादित आस्तियां जो हमारा ग्रॉस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट
ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2023 का डेटा को पूछ रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, बढ़कर 10% हो गया, घटकर 5% से नीचे हो गया है, 7% पर स्थिर रहा, और हमारे पास डी ऑप्शन क्या दे रहा है, बढ़कर 12% हो गया। तो हमारा पीआईबी के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे पीआईबी में ये डेटा दिया हुआ है कि हमारा जो 3 पॉइंट समथिंग है, तो हमारा 5% से कम हो चुका है एनपीए ग्रॉस, जो हाँ ग्रॉस एनपीए जो है ना, वो 5% से नीचे जा चुका है। और एनपीए क्या होता है भाई, ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। जो बैंक है वो लोन दिया किसी को, ठीक है, बैंक मेरे को लोन दिया और मैं उसको किस्त नहीं पटा रहा हूँ, तो मेरा जितना भी अमाउंट मैं लिए रहूंगा उससे बैंक से, वो अमाउंट को बैंक एनपीए के रूप में शो करने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 2023 तक निम्नलिखित में से कौन कौन सा मील का पत्थर हासिल किया है, ठीक है, कौन सा माइलस्टोन। 50 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए, हर खाते में औसत बैलेंस 4,000 से अधिक, ये तो नहीं है भाई। आधार के साथ 100% लिंकेज, ये टारगेट है लेकिन अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। ग्रामीण इलाकों में 60% से ज्यादा खाते, ये भी हम लोग अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2023 तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार विश्व स्तर पर दूसरे नंबर पर सबसे अधिक है, एक ये स्टेटमेंट बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मुख्य रूप से सोने में रखा जाता है। और क्या बोल रहा है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर के पार कर गया है। और क्या बोल रहा है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार काफी कम हो रहा है, तो ये तो गलत है भाई। बीच में थोड़ा सा कम हुआ जब कोरोना आया था ना, तो थोड़ा सा हम लोग को कमी यहाँ पर देखने को मिली थी हमारे फॉरेक्स रिजर्व में, लेकिन अभी वृद्धि होते हुए देख रहे हैं हम लोग। और $700 हमारा कंप्लीट, मतलब देखिए कुछ कुछ डेटा में 700 कंप्लीट दिखा देगा, कहीं कहीं पर शायद ना दिखाए, ऐसा पॉसिबल है, अपडेटेड नहीं रहेगा वहां पर, ठीक है। तो 700 हमारा पहुंच चुका है, तो $600 बिलियन को पार कर चुका है, मतलब हमारा आंसर जो है सी आंसर हमारा सही है। बाकी कथनों पर भी विचार करेंगे हम लोग जब हम लोग आएंगे एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। आरबीआई सरकार के लिए बैंकर के रूप में कार्य करते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई। आरबीआई भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, मॉनेटरी कंट्रोल है इसका। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक, इनके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें प्रति ग्राहक 2 लाख रुपए जमा स्वीकार करने की अनुमति है। और क्या बोल रहा है, वे क्रेडिट कार्ड और ऋण और क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, तो गलत है भाई, ठीक। और ये जो लिमिट है ना प्रति ग्राहक, ठीक है, ये ग्राहक के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, लिमिट को बढ़ाने का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंक का नहीं है, नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक। जमा स्वीकार करना, स्वीकार तो करता है भाई, पैसा उधार देना करता है भाई, मुद्रा जारी करना ये नहीं करता। इशू जो है करेंसी को इशू कौन करेगा, सिर्फ आरबीआई या फिर किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो रहेगा ना, वो ही इशू करने का अथॉरिटी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, या फिर इसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा सत्य है। यह शुद्ध मांग और समय देयताओं का 1% है। देखिए 1% है मतलब ये 1% ऐसा करके नहीं बोल रहे भाई, 1% है मतलब बहुत सारे अलग अलग हमारे पास क्वांटिटी हो सकते हैं, उसमें से एक ठोक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसे बैंकों को नगदी नगदी सोने या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसका उपयोग आरबीआई द्वारा मुद्रास्फीति और तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग में बेसल 3 मानदंडों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये देखिए, बेसल जो है स्विट्जरलैंड में एक जगह है, एक सिटी का नाम है बेसल, वहां पर हुआ था कॉन्फ्रेंस और वहां पर कुछ नॉर्म्स बनाए गए थे, तो उसको बोलते हैं बेसल नॉर्म्स। तो बेसल नॉर्म्स अलग अलग 1 to 3 अलग अलग हैं हमारे पास, तो उसमें से बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो किस चीज को फोकस कर रहे हैं भाई, वे पूंजी पर्याप्तता को बढ़ाने में ध्यान केंद्रित करते हैं। एशियाई वित्तीय संकट के जवाब में पेश किया गया था, ये गलत है। ये 2008 में पेश किया गया था जब रिसेशन आया था, ठीक है, उस टाइम पे ये आया था, ठीक है, वहां पर जो फाइनेंशियल इशू हो गया था उसको रिकवर करने के लिए आया था। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा चलिए देख लेते हैं आगे। वे केवल भारतीय बैंकों पर लागू होते नहीं, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे लागू होते हैं, हर बैंकों पे लागू होगा। उनमें जोखिम प्रबंधन उपाय शामिल नहीं है, ये भी गलत है।
तो हमारा ये भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी, ठीक है, आरबीआई नहीं है भाई, आरआरबी है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में निम्न कथनों पर सत्य विचार करना है ना, उसका सत्य कथन के बारे में पूछेगा, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए आरआरबी की स्थापना की गई, बिल्कुल सही बात है। आरआरबी पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अब यहाँ पर एक चीज और बात आती है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्वामित्व की बात कर रहा है कि उसके पास एक्चुअल में जो पूरा शेयर है किसके पास है। तो देखिए, हेल्प तो जो कमर्शियल बैंक रहेंगे ना वो हेल्प करेंगे, लेकिन हेल्प करने में और स्वामित्व होने में अंतर होता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं सरफासी एक्ट। सरफासी एक्ट 2002 के बारे में हम लोग को बताना है। तो यह बैंकों को अदालत के हस्तक्षेप के बिना चूककर्ता उधारदाताओं की संपत्ति हासिल करने की अनुमति देता है। दूसरा क्या बोलता है? यह भारत में सहकारी बैंकों को नियंत्रित करता है। फिर क्या बोलता है? यह भारतीय बैंकों में विदेशी निवेश को नियंत्रित करता है। तो ये वाला तो नहीं है भाई। यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने में रोक लगाता है, ये भी गलत है, रोक नहीं लगाता है भाई, ये नियंत्रित करने में ये एक्चुअल में ये पूरी तरह से नियंत्रित भी नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा मेन क्या है हमारा, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करता, लेकिन ये कुछ रेगुलेशन में हेल्प करता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारतीय बैंकिंग संघ, ठीक है, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इसके बारे में पूछ रहे हैं। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग बैंकिंग लाइसेंस, बिल्कुल गलत। कौन इशू करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों को का एक औद्योगिक निकाय है, उद्योग निकाय है, ठीक है, इंडस्ट्री बॉडी है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल, ये तो करता है भाई। इकोनॉमिक ग्रोथ करता है भाई। निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, और क्या बोल रहा है? प्रमोटिंग सेविंग्स अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट को प्रमोट नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी तीनों ही क्या है? उद्देश्यों में शामिल हैं। नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंट मॉडल को सही ढंग से परिभाषित करता है, ठीक है, बीसी, ठीक है, इसको बोलते हैं बीसी, ठीक है, बैंकिंग कोरस्पॉन्डेंट निजी संस्थाएं हैं जो वाणिज्यिक बैंकों की निगरानी करती है, ठीक। दूसरा क्या बोल रहे हैं? बीसी ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं। तीसरा क्या बोलते हैं? ऋण स्वीकृति और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार हैं। नहीं, बीसी को बैंकों के एनपीए का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। निगरानी करने का काम तो आरबीआई करता है भाई। हमारे को ये दूर दराज के क्षेत्रों में जहां पर बैंक्स अवेलेबल नहीं है उनके लिए ये काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पीएसएल प्रमाण पत्र, ठीक है, पीएसएल, अब ये क्या है? पीएसएलसी, ये क्या है भाई? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या है भाई? ठीक है, देखो नाम नाम में इसका काम छुपा है, पीएसएलसी, ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, लैंडिंग मतलब उधार देना, प्रायोरिटी सेक्टर मतलब जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है उनके लिए। तो बैंकों द्वारा पूंजी जुटाने के लिए बेची जाने वाली प्रतिभूतियां हैं। बैंकों द्वारा पीएसएलसी आर इशूड बाय बैंक्स टू मीट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स, हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? बॉन्ड्स इशू करता है बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये गलत बात है। आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस वेलफेयर स्कीम्स, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिवाला एवं दिवालियापन संहिता आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ठीक है, 2016 में आया था। ये क्यों आया था भाई, दिवालिया और दिवालियापन? तो मेन क्या होता था, लोग पैसा लेके भाग जाते थे, इनको कंट्रोल करने के लिए आया था भाई। तो जो पैसा लेके भाग जाएगा उसका जो प्रॉपर्टी रहेगा, जो उसका बैंक डिटेल रहेगा, जो उसका एसेट रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्या क्या दिया हुआ हमारे पास? टू रेगुलेट स्टॉक मार्केट एक्टिविटीज, टू रिजॉल्व इश्यूज रिलेटेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, टू मॉनिटर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और टू पीनलाइज टैक्स डिफॉल्टर्स, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभी क्या बताएं? एनपीए से रिलेटेड है हमारा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत में सहकारी बैंकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कोऑपरेटिव बैंक्स के से रिलेटेड, ठीक है। वे आरबीआई और राज्य सरकारों दोनों द्वारा विनियमित होते हैं। आरबीआई और राज्य सरकार दोनों विनियमित करते हैं, ठीक बात है। वे मुख्य रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। दोनों सही है, दोनों आंसर सही है हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डिजिटल वॉलेट। पेटीएम का यूज करते हो? पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य है? वे ग्राहकों को मोबाइल ऐप के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति देते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? वे भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा विनियमित होता है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोनों रेगुलेशन भी कौन कर रहा है? हमारा आरबीआई। नेक्स्ट है हमारा लीड बैंक स्कीम, ठीक है। लीड बैंक स्कीम के बारे में पूछ रहे हैं। इट assigns a specific bank to lead developmental efforts in a particular district, बिल्कुल सही है, ठीक। यह मुख्य रूप से शहरी विकास केंद्र विकास पर स्थित है। मुख्य रूप से शहरी विकास, बस बोल दिया, ये पूरी तरह से सही नहीं है। ये ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण या फिर अर्ध शहरी जो ट्रांजिशन पीरियड में रहते हैं ना, ट्रांजिशन फेज में रहते हैं, उनके ऊपर मेन फोकस करता है। तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का मात्रात्मक उपकरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वांटिटेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। तो हमारे पास क्या कहती है? नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। नेक्स्ट क्या है? मॉरल सुएशन। और क्या है? बैंक रेट पॉलिसी। और हमारे पास डी ऑप्शन क्या आता है? ए और सी। तो हमारे ए और सी तो बिल्कुल सही है। मॉरल सुएशन, नैतिक दबाव, जो है हमारा क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वित्तीय और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की सिफारिश करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई? स्टार्टिंग में बताया नरसिम्हन 1 एंड 2, दे बोथ आर रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। तो नरसिम्हन समिति जो है वो हमारा बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। सरकारिया आयोग या सरकारिया कमिटी, ये किससे रिलेटेड है भाई? सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। मल्होत्रा कमेटी, अगर इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो ये इंश्योरेंस से रिलेटेड है। और ये जो हमारा रंगराजन समिति है, ये बैंकिंग सेक्टर और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बात करता है, ठीक है। तो चारों को ध्यान रखेंगे भाई, चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समितियां हैं। तो हम, अच्छा, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जो हमारा बैंकिंग क्षेत्र से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर क्या होगा? नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मौद्रिक नीति ढांचे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को 4% +-2% के लक्ष्य सीमा के भीतर बनाए रखना है, बिल्कुल सही। जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? हमारा मुद्रास्फीति, मतलब अगर हमारी मुद्रा की वैल्यू में, ठीक है, मुद्रा के मूल्य में कमी आती जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग इन्फ्लेशन, ठीक है। इसी को हम लोग, मतलब रद्दी वर्ड्स में अगर बोलना चाहें तो हम लोग इसी को महंगाई बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का जो टारगेटिंग है वो क्या है भाई? 4 + -2। 4 + -2 का मतलब एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6। और 4 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो 6 से 2% के बीच में हम लोग मुद्रास्फीति को बना के रखना है, ये हमारा टारगेट है, यही है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। और इसको रेगुलेट करने का काम किसका है भाई? आरबीआई का। आरबीआई में भी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, वो इस चीज को देखता है कि कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग द रेपो रेट, बिल्कुल सही है। हमको रेगुलेट करना है, कितने में रखना है हम लोग को? 4 + -2 के अंदर रखना है। तो इसके लिए आरबीआई के पास ना बहुत सारी, आरबीआई की जो कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये क्या करती है? इसके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके वो इसके बीच में रखने का कोशिश करती है। तो इसके लिए हम लोग रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीज में फ्लक्चुएशन करके, उसमें ऊपर नीचे करके सारी चीज को रेगुलेट करने का कोशिश करती है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ओपन मार्केट ऑपरेशन, जस्ट अभी बात की, सामने आ गया। तो यह क्या है हमारे पास? इसके बारे में निम्नलिखित कथन में से सही कथन को बताना है। इसमें आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री शामिल है, बिल्कुल सही बात है। यह सीधे राजकोषीय घाटे को प्रभावित करता है? नहीं। देखिए, अच्छा, एक बात को और ध्यान रखिए, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग आगे का नहीं पढ़ेंगे। क्या पता डी ऑप्शन में लिखा हो ए एंड सी बोथ आर राइट, ए एंड बी बोथ आर राइट, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर राइट। इसलिए हम लोग पूरा पूरा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, भले हम लोग को आंसर फर्स्ट नंबर पे मिल चुका है। नेक्स्ट है हमारे पास, यह विदेशी मुद्रा भंडार को विनियमित करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है, ये भी गलत है। इसका अर्थव्यवस्था में मुद्रा
अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है भाई। ठीक है, तो हमारा 3 स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाते हैं, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्या है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। यह वित्त मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है? नहीं भाई, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को मजबूत और संस्थागत बनाना है। ठीक है, वित्तीय स्थिरता को, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसे मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित किया गया? नहीं, इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया। यह मुख्य रूप से ग्रामीण बैंकिंग विकास पर केंद्रित है? नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, तनावग्रस्त। ठीक है, तनाव, जिंदगी भर तनाव, और यहाँ पर फिर से एक तनाव। ठीक है, तो तनावग्रस्त परिसंपत्ति, स्ट्रेस्ड असेट्स रेशियो, ये क्या है भाई? तो हमारे पास पूछ रहा है, ऑप्शन क्या क्या दिया हमारे पास, कुल परिसंपत्तियों में निष्पादन परिसंपत्तियों का अनुपात, रेशियो ऑफ परफॉर्मिंग असेट्स टू टोटल असेट्स। ठीक है, जितने परफॉर्म कर रहे हैं उसका रेशियो कितना है टोटल असेट के कंपैरिजन में, कुल अग्रिम एनपीए और पुनर्गठित ऋणों का अनुपात, गैर निष्पादित ऋणों में नगद भंडारण का अनुपात, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, ये क्या होता है भाई? अब एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन देखते जाते हैं। स्ट्रेस्ड असेट्स, ऐसे असेट्स जिसमें से हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, वो सारा का सारा, देखो मैं रफ नोट में बता रहा हूँ, लेकिन जिसमें से हम लोग को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है वही है हमारा स्ट्रेस्ड असेट। इसी को थोड़ा, ये कुछ और टाइम तक स्ट्रेस्ड असेट ही अगर परफॉर्म करना बंद कर दे, जितना परफॉर्म करे थोड़ा बहुत भी परफॉर्म कर रहा है, अगर उतना परफॉर्म करना भी बंद कर दे तो उसे वही आगे जाके अल्टीमेटली एनपीए बन जाता है। ठीक है, बाकी सबको भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इसको तो एक्सप्लेन कर दिया हमें। नेक्स्ट क्या है जिसको एक्सप्लेन किया जाए? ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसको भी बताया हमें। ये क्या होता है? आरबीआई डायरेक्टली क्या करता है, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है उनको बेचता है मार्केट में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ले 2 रुपए किलो, ऐसा मार्केट में जैसे देखते हैं ना हम लोग, वैसा नहीं बेचता है भाई, लेकिन मार्केट में बेचता है। मार्केट मतलब हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट अलग से रहता है, लेकिन ये कोई जगह में ऐसे दिखेगा नहीं कि क्या बोलते हैं शनिश्चरी मार्केट, मंगल मार्केट, ऐसा नहीं रहेगा भाई। नेक्स्ट, भारत के मौद्रिक नीति के संबंध में मॉनेटरी पॉलिसी, वही हमारा जो मुद्रा है, मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। मुद्रा पर्याप्त मात्रा में मार्केट में रहना चाहिए, इतना मार्केट मतलब मात्रा में इतना मार्केट में रहना चाहिए कि उसका अलग से डिमांड ना बने। तो इसी बात को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया जाता है। मतलब अगर एकदम ज्यादा अभी मार्केट में पैसा है तो भी समस्या है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है उससे। तो हाई लिक्विडिटी भी सही नहीं है इकोनॉमी के लिए, और एकदम ज्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। तो उसको मैनेज करने का काम करता है। इसके पास उसके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इन चारों समितियों के बारे में देख चुके हैं हम लोग। नैतिक दबाव, ये क्या है हमारे पास? अच्छा, हमारे पास ना जो हमारा मौद्रिक नीति है ना, उसको हम लोग 2 टाइप से कंट्रोल करते हैं, वही बताया हमें। जो हमारे पास एक होता है हमारे पास क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और एक है हमारे पास क्वालिटेटिव। तो यहाँ पर इसको गुणात्मक प्रबंधन बोलते हैं और इसको मात्रात्मक प्रबंधन बोलते हैं। और इसमें ही हम लोग क्या क्या देखते हैं? रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, और क्या रहता है हमारे पास? ओपन मार्केट ऑपरेशन, हमारे पास बैंक रेट हो गया। इसी में ही हम लोग और भी आते हैं। ठीक है, आरक्षित अनुपातों में देखते हैं, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये सारे के सारे क्या है? क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक प्रबंधन है। मात्रात्मक प्रबंधन के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हमारे लीड बैंक, इसको भी देख लिया हम लोग। ठीक है, डिजिटल वॉलेट के बारे में भी देख चुके हैं। हमारे पास भारतीय सहकारी बैंकों में के बारे में कथन सत्य है, इसको भी देख चुके हैं हम लोग। स्टार्टिंग से देख लेते हैं। स्टार्टिंग का कुछ कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था मैं, उसको देख लेते हैं। तो हमारे पास, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बैंक्स, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहला बैंक वही बैंक ऑफ हिंदुस्तान और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी भाई? 1935 में, आरबीआई एक्ट, ठीक है, ध्यान रखेंगे, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर किए थे। 35 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन अगर हम लोग देखते हैं ना, एक्ट का नाम जो है वो क्या है? आरबीआई एक्ट 1934। ठीक, और फिर हमारे पास बैंकों का नेशनलाइजेशन, हाँ, एक यहाँ पर समझाने का है, प्रेसिडेंसी बैंक। क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए ना तो उनको बैंकों का जरूरत पड़ने लग गया। तो बैंकों का जब जरूरत पड़ा तो यहाँ पर उनके पास वो लोग 3 बैंक बनाए। एक है हमारे पास
बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग 3 जगह उनका मेन 3 मतलब जो प्रेसिडेंसी सिटी जो थी ना, एक था हमारे पास कलकत्ता, एक था हमारे पास बॉम्बे और एक था हमारे पास मद्रास। तो तीनों जगह इंपीरियल बैंक एस्टेब्लिश किए, इंपीरियल बैंक ऑफ कलकत्ता, इंपीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे और इंपीरियल बैंक ऑफ मद्रास। और ईयर क्या था भाई? 1806, 1840 और 1843। उसके बाद 1921 में क्या हुआ, इन तीनों को मिला दिए, ठीक है। वैसे इसका नाम इंपीरियल अभी नहीं है, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास है। 1921 में तीनों को मिला दिए और तीनों का एक नाम कर दिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इन तीनों को हम लोग मतलब ब्रिटिशर जो है 1921 में मर्ज कर दिए। फिर 1955 में क्या हुआ, इसी का नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। तो उस टाइम का ये भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया और अभी भी सबसे बड़ा बैंक है भाई। नरसिम्हन समिति हो गया, स्वदेशी आंदोलन हो गया, ठीक। बाकी सबको तो समझा चुका हूँ मैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। बैंकिंग सेक्टर का एक और भी हमारे पास एक और सेट है, उस सेट को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। कुछ जो यहाँ पर फैक्टर बचे हुए हैं वो सारा, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सारे एक नए हमारे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जब टॉपिक बहुत सारे हैं तो 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।